The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. टाइप्स ऑफ क्लासेस, 2 टाइप्स ऑफ क्लासेस में कौन कौन सी क्लासेस अवेलेबल है? एक को हम कहते हैं वीडियो लेक्चर कोर्स और दूसरे को हम कहते हैं स्टडी मटेरियल कोर्स। ठीक है, सो इसमें आपको क्या मिलती है? वीडियो लेक्चर्स मिलती हैं, पीडीएफ स्टडी मटेरियल या पीडीएफ नोट्स आप कह सकते हो, सैम्पल पेपर एंड सैम्पल एमसीक्यूज। तो ये सारे के सारे कंटेंट्स आपको वीडियो लेक्चर कोर्स में अवेलेबल होते हैं। स्टडी मटेरियल कोर्स में सिर्फ और सिर्फ वीडियो लेक्चर आप एलिमिनेट कर दीजिए एंड बाकी सारा का सारा कंटेंट आपको स्टडी मटेरियल कोर्स में मिलता है। मतलब आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल नोट्स मिलेंगे, सैम्पल एमसीक्यूज मिलेंगे एंड सैम्पल पेपर्स मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें स्टडी मटेरियल कोर्स में इंक्लूडेड है। अगर आप एनरोल करते हैं हमारे कोर्स में एंड सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलती है हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स, कंसाइज्ड स्टडी मटेरियल एंड मॉक टेस्ट। तो ये तो हो गया कंप्लीट कोर्स, वीडियो लेक्चर कोर्स से रिलेटेड। स्टडी मटेरियल एंड मॉक टेस्ट ये दोनों ही स्टडी मटेरियल कोर्स से। सो स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट, सैम्पल पेपर्स जिसे हम कह सकते हैं, वो आपकी स्टडी मटेरियल कोर्स पे इंक्लूडेड है। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 304A of IPC. IPC stands for Indian Penal Code and Indian Penal Code का सेक्शन 304A डील करता है डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। कई हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 304 ऑफ आईपीसी। आईपीसी स्टैंड्स फॉर इंडियन पीनल कोड एंड इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 304A डील करता है डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंस एक्ट या नेग्लिजेंट एक्ट। अगर किसी भी पर्सन ने कोई भी रैश एक्ट किया है, कोई भी नेग्लिजेंस एक्ट किया है जिसकी वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस पर्सन को सेक्शन 304A आईपीसी के अंदर बुक कर दिया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे कि रैश एक्ट क्या होता है, नेग्लिजेंस एक्ट क्या होता है, एंड अगर उसकी वजह से डेथ हो जाती है तब हम उसे सेक्शन 304A आईपीसी के अंदर कहते हैं डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। So section 304A of Indian Penal Code talks about causing death. ये ध्यान रखना है, causing death, डेथ होगी तभी ही, causing death by negligence and rash act। तो negligence and rash act क्या होता है? सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं इस सेक्शन का। This section mentions that if a person causes the death of another person by doing a negligent or rash act, negligent और rash act which does not amount to culpable homicide। अब ये समझने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, which does not amount to culpable homicide। अब culpable homicide आप सभी को याद होगा, अगर कोई भी पर्सन, ठीक है, अपनी विल से, विल इंक्लूडेड होती है, प्रॉपर प्लान करके या फिर जानबूझ के समझते हुए कोई भी ऐसा एक्ट एग्जीक्यूट करता है जिसकी वजह से क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है किसी पर्सन की, तब हम उसे कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, ये कोई पर्सन है ए, दिस इज सम पर्सन ए, ठीक है, और ये कोई पर्सन है बी। तो ए ने बी पे गोली चला दी और बी की क्या हो गई, डेथ हो गई। ए ने गोली जानबूझ के चलाई, ये समझते हुए चलाई कि गोली चलाने के बाद बी की डेथ हो जाएगी, तब वो क्या होगा, वो होगा कल्पेबल होमिसाइड। ये सिचुएशन में ये कल्पेबल होमिसाइड होगी। ठीक है, अब रैश और नेग्लिजेंट हम एक्ट कर रहे हैं विच डज नॉट अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड। मतलब रैश और नेग्लिजेंट एक्ट कल्पेबल होमिसाइड को अमाउंट नहीं करता है। मतलब ये रैश एक्ट और ये नेग्लिजेंट एक्ट आपके कल्पेबल होमिसाइड से रिलेटेड नहीं है। दैट पर्सन शैल बी पनिश्ड विद imprisonment फॉर अ टर्म एंड मैक्सिमम अप टू 2 years, मैक्सिमम ऑफ 2 years, सॉरी, विथ फाइन और बोथ। तो फाइन भी हो सकता है और पनिशमेंट भी हो सकती है, या फाइन पनिशमेंट दोनों हो सकता है। अगर कोई भी पर्सन नेग्लिजेंट एक्ट करता है या रैश एक्ट करता है विच डज नॉट अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड, तब हम उसे 2 साल की सज़ा देते हैं, फाइन देते हैं, या दोनों साथ में होता है।
अब आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नेग्लिजेंस क्या है या फिर रैश एक्ट क्या है। नेग्लिजेंस के बारे में हमने ऑलरेडी कई सारी वीडियो में पढ़ा हुआ है। नेग्लिजेंस होता है ध्यान नहीं देना। इट कैन बी डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ ओमिशन। अब ओमिशन को भी आपको समझना पड़ेगा। ओमिशन मतलब कुछ नहीं करना। मैंने एक क्लास में आप सभी को बताया था, फॉर एग्जाम्पल ये कोई स्विमिंग पूल है, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, आप यहाँ पे बैठे हुए हो और यहाँ पे कोई पर्सन है जिसको तैरना नहीं आता और वो गलती से स्विमिंग पूल में गिर जाता है। इसको स्विमिंग नहीं आती, ये हेल्प के लिए आवाज़ लगा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये गिर गया, अब इसे तैरना नहीं आ रहा है, ये मदद की आवाज़ लगा रहा है। आप यहाँ पे बैठे हुए हो और आपको तैरना आता है एंड आपने उसकी आवाज़ भी सुनी पर आपने कोई भी एक्ट नहीं किया, तो वो क्या हो गया? ओमिशन। आप वहाँ पे कूद सकते थे पानी में, उस पर्सन को बचा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, तो ये क्या हो गया? दिस इज एक्ट ऑफ ओमिशन। एक्ट ऑफ ओमिशन। तो एक्ट ऑफ ओमिशन, कोई ऐसा एक्ट ऑफ ओमिशन जिसमें किसी का नुकसान हो जाए, तो वो होता है नेग्लिजेंस। मतलब आप इतने ज़्यादा नेग्लिजेंस यहाँ पे दिखा रहे थे कि आपने उसकी आवाज़ तो सुनी कि ही इज़ नॉट एबल टू स्विम और शी इज़ नॉट एबल टू स्विम, पर फिर भी आपने कोई भी ऐसा एक्ट नहीं किया जिससे उसकी जान बच सके, तो यही नेग्लिजेंस कहलाती है। नेग्लिजेंस कैन बी डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ ओमिशन दैट कॉजेज डैमेजेस टू द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन। तो इसमें तो इस पर्सन की तो लाइफ ही डैमेज हो गई ना। तो अगर किसी भी पर्सन का डैमेज होता है, अगर आपने कोई ऐसा एक्ट नहीं किया जो करना चाहिए था और उसकी वजह से किसी को अगर डैमेज होता है, तो वो नेग्लिजेंस एक्ट कहलाता है। Here in this section of the Indian Penal Code, the term rash and negligent act can be defined as an act that is immediate cause of death. That is in the immediate cause of death. तो ये भी हो सकता है कि वो immediate cause of death भी indicate करे। ठीक है, यहाँ पे रैश एक्ट डिफरेंट है, नेग्लिजेंट एक्ट डिफरेंट है। रैश एक्ट ऐसा एक्ट होता है जो कि रेस्टलेसली किया जाए, ठीक है, बहुत लापरवाही के साथ किया जाए। ऐसा एक्ट मतलब आपको कोई मतलब नहीं, आप बहुत ही लापरवाही से, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत ही लापरवाही से गाड़ी चला रहे हो, आपको फर्क नहीं पड़ रहा कोई भी गाड़ी के नीचे आ जाए, कोई भी उड़ जाए, तो वो रैश एक्ट हो गया। ठीक है, we have a difference between we have a difference between rash and negligent act। तो negligent act तो मैंने बता दिया। rash act ऐसा कोई एक्टिविटी या ऐसा कोई एक्ट है जो कि आप बिल्कुल भी केयरलेसली कर रहे हो, रेस्टलेसली केयरलेसली कर रहे हो। बाय द टर्म negligent act we meant a breach of duty। अब ब्रीच ऑफ ड्यूटी मतलब क्या? यहाँ पे इस पर्सन की ड्यूटी थी कि वो उस पर्सन को बचा ले, बट उसने वो नहीं किया। टू डू समथिंग विच अ रीजनेबल मैन विल डू। हाँ, अब यहाँ पे कोई सेंसिबल इंसान होता तो वो ज़रूर पानी में कूद के उस इंसान को बचा लेता जो डूब रहा था, बट आपने ऐसा नहीं किया, तो आपने एक नेग्लिजेंट एक्ट किया है। ठीक है, तो ये तो रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट की बात हमने कर ली। अब ये सेक्शन तो ऑलरेडी क्लियर है ना। 304A deals with death which is caused by rash and negligent act. Now we have 4 basic elements। जैसे क्राइम के एलिमेंट्स होते हैं वैसे ही रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट में भी 4 एलिमेंट है जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आता है ड्यूटी। ठीक है, किसी भी एक पर्सन की कोई ड्यूटी है। फॉर कमिटिंग अ नेग्लिजेंट एक्ट देयर मस्ट बी सम ड्यूटी। जैसे यहाँ पे एक ड्यूटी थी इस पर्सन की, लेट्स से ए, यहाँ पे भी ए भी कर लेते हैं, बी ही बेचारा इसकी डेथ हो रही है यहाँ पे भी। सो ए की ड्यूटी ये थी कि वो उस पर्सन को बचा ले, है ना, इंसानियत के नाते ही बचा सकते थे, बट एक तरीके की ये ड्यूटी हो गई। ठीक है, सो ये पहला एलिमेंट हो गया ड्यूटी। ब्रीच ऑफ ड्यूटी, अब जो ड्यूटी थी उसे पूरा नहीं किया ए ने। After the first criteria, the party must prove that the defendant has breached the legal duty which is imposed on him. So अब डेथ हो गई, ठीक है, ए ने बी को नहीं बचाया, तो ए यहाँ पे क्या है? अक्यूज्ड पर्सन है, बी तो विक्टिम हो गया, तो ए क्या है? अभी ए है डिफेंडेंट। ठीक है, अभी ए क्या है? डिफेंडेंट, क्योंकि उसको डिफेंड करना है खुद को। जब कभी भी किसी पे कोई भी केस आता है तो सब खुद को बचाना चाहते हैं ना, तो वो डिफेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी की जो पार्टी है उसको ये प्रूव करना है कि जो डिफेंडेंट ए है उसने किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई या अपनी ड्यूटी ब्रीच करी है। ठीक है, देन वी हैव एक्शन ऑफ कॉजिंग समथिंग। अब ऐसा कोई एक्शन जिसकी वजह से कुछ हुआ है, इट मीन्स द डैमेज विच इज कॉज्ड बाय द अदर पार्टी ड्यू टू द एक्ट।
अब जो बी वाली पार्टी है, बी की डेथ हो गई, अब जो भी बी की साइड से केस लड़ रहा है उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि डैमेज कितना हुआ। अब बी की डेथ हो गई तो डैमेज तो बिल्कुल दिख रहा है, पर अगर बी की डेथ नहीं होती या फिर कोई सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है या फिर कुछ डैमेज होता है सिर्फ, तो वो उनको प्रूव करना पड़ेगा कि हमको ऐसे ऐसे डैमेजेस हो गए क्योंकि ए ने कोई पर्टिकुलर ड्यूटी अपनी कंप्लीट नहीं करी या फिर अपनी ड्यूटी ब्रीच करी है। ठीक है, लास्ट में आता है डैमेज, एक्शन ऑफ कॉजिंग समथिंग, कुछ ऐसा एक्शन होना चाहिए जिसकी वजह से डैमेज हुआ है, लास्टली डैमेज। ठीक है, एट लास्ट व्हाट मैटर इज देयर मस्ट बी सम डैमेज और इंजरी। अगर डैमेज हुआ ही नहीं है, इंजरी हुई ही नहीं है, मतलब बी को ना तो डैमेज हुआ, अभी इस सिनेरियो में बी की डेथ नहीं हुई है, ठीक है, बी को किसी और ने बचा लिया, तो बी को ना तो इंजरी हुई, बी को ना तो डैमेज हुआ, तो फिर ये पूरा का पूरा केस बनेगा ही नहीं। सो एट लास्ट कोई डैमेज होना चाहिए, कोई इंजरी होनी चाहिए, तभी तो बी की जो पार्टी है वो ये प्रूव कर पाएगी कि ए के किसी ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से या फिर किसी नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से उनको प्रॉब्लम उठानी पड़ी या फिर उनको डैमेजेस हुए हैं। अब इसको हम समझेंगे एक केस से। ठीक है, चरबन जॉर्ज का केस है विद स्टेट ऑफ बिहार। सो इसमें क्या हुआ केस, तो केस ऐसा है कि एक विमेन थी मैडलिन, जिनके घर के टॉयलेट की जो वॉल है रेन्स की वजह से गिर गई। अब ये जो मैडलिन थी और उसकी जो पूरी की पूरी फैमिली थी, उसने अपने पड़ोसी का टॉयलेट यूज करना शुरू कर दिया। अब वही अक्यूज्ड है यहाँ पे, अक्यूज्ड मतलब जिस पे केस हो गया है। द अक्यूज्ड रिपीटेडली वार्न मैडलिन टू स्टे अवे फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। अब ये जो अक्यूज्ड पर्सन है या जो उसका पड़ोसी है, उसको बार बार बोलता रहा कि मेरे घर की प्रॉपर्टी यूज मत करो, मेरा घर का टॉयलेट यूज मत करो। द अक्यूज्ड erected a live and uninsulated copper wire on the path to his property and switched it on. अब ये जो accused person है, ठीक है, चेरुबिन, जिसका नाम है चेरुबिन, इसने क्या किया, इसने एक खुली तार कॉपर वायर अपनी प्रॉपर्टी पे लगा दिया और उसे स्विच ऑन कर दिया। इसका इंटेंशन मर्डर करना नहीं था ऑफ कोर्स, बट ये एक तरीके का कैसा एक्ट है, रैश और नेग्लिजेंट। रैश नहीं बोल सकते बट ऑफ कोर्स अ नेग्लिजेंट एक्ट। There was no warning that the wire was alive except a lit bulb hanging at some distance. तो कोई भी वार्निंग नहीं थी कि यहाँ पे खुली हुई तारें हैं या फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, ऐसी कोई भी वार्निंग नहीं थी। बट जिस बल्ब को उसने उस वायर के थ्रू जलाया था वही एक तरीके का आप बोल सकते हो वार्निंग थी, बट इसके अलावा एज सच कोई वार्निंग नहीं थी। हमेशा की तरह मैडलिन अगेन केम टू चेरुबिन्स प्रॉपर्टी एंड यूज्ड द टॉयलेट। अब वो फिर से आई और उसने चेरुबिन का टॉयलेट फिर से यूज किया। अब हाउएवर ऑन लीविंग शी टच्ड द कॉपर वायर। अब ये प्रॉब्लम हो गई कि वो जब जा रही थी तब उसने गलती से उस कॉपर वायर को टच कर लिया और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उसकी डेथ हो गई, इलेक्ट्रोकॉशन की वजह से। अब ये केस बन गया। The court convicted Cherubin by causing death by rash and negligent act, as he took the risk of reckless act by erecting an uninsulated copper wire on his property when he knew that the property was being visited by his neighbors frequently. That's why that person, that Cherubin, was convicted under 304A. तो यहाँ पे पूरी स्टोरी क्या है कि मैडलिन नाम की एक औरत थी जिसके घर का टॉयलेट टूट गया था। वो अपने पड़ोसियों के घर जाती थी, उन्होंने बार बार उनको मना किया कि हमारे घर की प्रॉपर्टी यूज मत करो। मैडलिन की पूरी फैमिली जाती थी, ऑफ कोर्स सिर्फ वो नहीं जाती थी। इसी बीच में जो चेरुबिन था उसने क्या करा, एक कॉपर वायर, खुला कॉपर वायर छोड़ दिया और एक बल्ब भी जलाया। अब इस रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से उसको ये तो पता ही था कि उसकी पूरी की पूरी जो नेबर फैमिली है उसका ही वॉशरूम यूज कर रही है, उसी का टॉयलेट यूज कर रही है, पर फिर भी उसने ये रैश एक्ट किया। एंड उसी बीच फिर से चेरुबिन आई वॉशरूम यूज, टॉयलेट यूज करने एंड उसने उस खुली हुई तार को टच कर लिया एंड इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कोर्स रन हो रही थी, तो इलेक्ट्रोकॉशन की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब ये एक तरीके का रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट है, क्योंकि चेरुबिन को पता था कि फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं उसके नेबर्स उसकी प्रॉपर्टी को, इसके बाद भी उसने ऐसा किया। तो इसी वजह से सेक्शन 304A के अंदर चेरुबिन को कन्विक्ट किया गया, कन्विक्शन हो गया है। So this is a case which is related with rash and negligent act. I hope everything is clear now. And अगर कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं एंड आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना है। Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.